7 मई का करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग। डेली जो 6 बजे सुबह आता है, ठीक है, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे जो पेड ग्रुप्स चल रहे हैं उसकी जानकारी के लिए आप लोग 9650347272 पे बात कर सकते हैं। 2023 यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों के लिए, ठीक है। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको अब हम लोग देखने वाले हैं विस्तार से। पहला टॉपिक है फिल्म रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ठीक, तो ये फिल्म विल्म ये सारे किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्री, ठीक है, मंत्रालय। तो ये एक मिशन चला रहे हैं, नेशनल फिल्म हेरिटेज, मतलब विरासत की तरीके से मिशन है फिल्म से संबंधित। और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो है ये मतलब चालू करने वाले हैं। फिल्म का रिस्टोरेशन संबंध, अब देखो जो अभी फिल्म आ रही हैं वो तो डिजिटल फॉर्मेट में है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन पहले वाली जो फिल्म्स हैं वो तो उसकी जो रील है वो कुछ ख़राब हो रही, स्क्रैच आ रहा है, कई सारी चीज़ें हैं। तो उनको रीस्टोर करना, साफ करना, डिजिटाइज करना, ये जो है इस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत होगा। मेन चीज़ यहाँ पर ये है, ठीक। और इसकी एक कमेटी बनाई गई, इसमें कई सारे फिल्म मेकर, फिल्म हिस्टोरियन सारे हैं, जैसे कि अपर्णा सेन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। मेन चीज़ ये समझना है कि 4K में डिजिटलाइज किया जाएगा और जो भी स्क्रैचेस, कोई गंदगी जम गई है, अब्रेजन्स हैं, ठीक है ना, घर्षण है, उन सबको जो है इसमें रीस्टोर किया जाएगा, ठीक है। ये है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर दिस स्कीम। अगला टॉपिक है फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट, ठीक। जैसे सीमा होती तो वहाँ पर हम क्या है कि दोनों, जैसे इंडिया बांग्लादेश की सीमा की बात हो रही है तो वहाँ पे चेक पोस्ट होती है हमारी, जहाँ जो भूमि पे जो बॉर्डर है। लेकिन जो सुंदरबन एरिया है वो वहाँ पे तो भाई साहब मैनग्रूव्स हैं, कहीं से भी कोई घुसपैठ कर सकता है। तो वहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ नाव बनाई है और नाव पे ही बॉर्डर आउटपोस्ट है, ठीक। तो उसी को बोलते हैं फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट। ये वहाँ पर जो है एक एक महीने तक जो है आउटपोस्ट ये रह सकता है। कोई स्मगलिंग, ठीक है ना, या फिर जो है कोई इन्फिल्ट्रेशन, तो ये सब नहीं हो पाता है। जैसे कि स्मगलिंग का आपको बताऊं तो बांग्लादेश में जो है दारू वारू बैन है, ठीक। तो वहाँ पे क्या है भाई साहब, कफ सिरप की बड़ी स्मगलिंग होती है। कफ सिरप में होती है ना, ये क्या कहते हैं, अल्कोहल होता है, तो कफ सिरप स्मगलिंग, कफ सिरप पी जाते हैं बिना खांसी के। तो ये जो है स्मगलिंग, इन्फिल्ट्रेशन, इन सबको रोकने के लिए ये जो है अभी फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट को वो किया गया है बंगाल में। किसके द्वारा? मिनिस्टर ऑफ होम अमित शाह जी के द्वारा, ठीक। ये देखिए तरीके का। और उसके साथ में 6-7 जो है भाई साहब वो भी हैं, छोटी छोटी नाव भी हैं। वो पूरा जो है पूरा काफिला रहता है, किसी को मतलब निपटाना हो या निपटना हो तो दोनों में जो है सही रहता है। 6 स्मॉल बोट भी रहती है साथ ही साथ, ठीक। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे है, सुंदरबन को जो है सुरक्षित रखने के लिए कोचिन शिपयार्ड ने इसको बनाया है। नेक्स्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित मैं इसको पूरा कवर कर दूंगा, पूरा जो है, जो भी इंपॉर्टेंट है यूपीपीसीएस के जो भी इंपॉर्टेंट है। कुछ मैंने फैक्ट पिक्स ऑलरेडी देना स्टार्ट भी कर दिया है, वो भी रहेगा, या फिर इस पर पूरा वीडियो ही बना दूंगा मैं, ठीक। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसी पे हाईलाइट करके बना दूंगा। अदरवाइज कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है यार, क्या क्या करूँ, कॉमा फुल स्टॉप भी खुद ही लगाना पड़ता है अभी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कोई लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, जुड़िए, बिल्कुल वॉलंटरीली भी है। अगर कुछ छोड़ा बहुत वॉलंटरी अगर चाहते तो वो भी कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। बट जो है अच्छा काम नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, सीखने की चाह होना चाहिए, ठीक, और डेडिकेशन होना चाहिए काम की तरफ। तो देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 अभी जो है इसको नेशनल रिपोर्ट को अभी लॉन्च किया मनसुख मांडविया जो कि हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने। इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है TFR, मतलब इसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो व्यूमन के रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, ठीक है, व्यूमन के रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, एज में जो है वो कितने ऑन एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है, तो इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करो तो रिप्रोडक्टिव एज जो है वो शायद मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, बट 15 to 49 ईयर्स होता है, ठीक, ऑन, ठीक। तो इसको क्या माना जाता है, इसमें बोला जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 हो तो इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल है, मतलब कि हमारे दो, ठीक, 2.1 है, मतलब कुछ डेथ रेट कोई मिला लो तो जितने लोग हैं उन्हीं को रिप्लेस कर देती है जनसंख्या, बढ़ती नहीं है, ठीक है ना। जैसे 100 थी तो 100 से 100 ही रहेगी, ये नहीं, और अगर 2.1 से ज़्यादा हो रही तो जनसंख्या बढ़ने लगेगी, कम हो रही तो जनसंख्या घटने लगेगी। तो ये रिप्लेसमेंट लेवल किसे कहते हैं? 2.1 कहते हैं। ये मैं क्यों आपको बताया हूँ, क्योंकि अभी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है भारत का वो 2.0 हो गया है। अगर पिछले उससे कंपेयर करो तो 2.2 था NFHS 4 में, अब की बार
2.0 हो गया, रिप्लेसमेंट लेवल से कम हो गया। अब भारत में सिर्फ 5 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कि 2.1 से, ठीक है ना, ज़्यादा है आपका बर्थ रेट, TFR, ठीक, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। कौन कौन से? सबसे ज़्यादा बिहार में है 2.98, फिर मेघालय है, फिर उत्तर प्रदेश है। ये दोनों लोग तो भैया याद रखना, 2.98 इसका जो है पूरा ये याद रखना पड़ेगा, ये नहीं कि 3 या 2.5 था, याद नहीं आ रहा, ठीक। तो बिहार जो है 2.98 है, उत्तर प्रदेश 2.35 है, ठीक। इस उसको मैंने एक जगह देखा 2.4 भी लिखा हुआ था जो इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, खैर। तो ये झारखंड जो है 2.26 है और मणिपुर 2.17। तो यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट लेवल से ज़्यादा है। कंट्रासेप्टिव जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं वो अब उसका उपयोग ज़्यादा लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, फैमिली प्लानिंग में जो है बढ़िया है। और इंस्टीट्यूशनल बर्थ यानी कि हॉस्पिटल में जाके जो है जन्म वनम, अब वो उसमें बढ़ोतरी हुई है, 89% अब हो रहे हैं। ये नहीं कि दाई वाई बुलाया और घर पे ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक। तो उसमें काफ़ी खतरा रहता है, नहीं करना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना भी चल रही है, घर से लेकर ले जाना हॉस्पिटल तक, वापस ले जाते सब कुछ खर्चा दे रही है मेरे भाई, क्या चाहते हो और, ठीक। तो ये है। और स्टंटिंग भी जो चिल्ड्रंस में है अंडर 5 ईयर्स, वो भी डिक्लाइन हुई है, थोड़ा डिक्लाइन हुई है, और 36% है, ठीक। तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया, ये एक तरीके से कुपोषण को दर्शाता है। स्टंटिंग क्या है? एज के अनुसार अगर हाइट नहीं है, ठीक, तो इसको स्टंटिंग बोलते हैं। ये वाला स्टंट नहीं है कि बाइक उछाल रहे हैं, ठीक है, या फिर वो सब, वो नहीं है। इसमें यह है कि अगर एज के अनुसार एज अप्रोप्रिएट हाइट इज नॉट देयर देन इट इज कॉल्ड स्टंटिंग। वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हाइट तो है लेकिन उस हिसाब से जो है बॉडी का मास, जो वेट है वो नहीं है। मतलब होता है ना सीखड़ी ऐसे खड़े हुए हैं डंडे जैसे, तो वो भी, उसको वेस्टिंग बोला जाता है। तो बोथ ऑफ दीज रिप्रेजेंट दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। अगला टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डीलिमिटेशन कमीशन, ठीक है ना, जो 2002 वाला एक्ट है परिसीमन आयोग का बनाने का, संसद के द्वारा बनाया जाता है। आर्टिकल नंबर 82 में दे रखा है कि डीलिमिटेशन कमीशन बनाना है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बिकॉज पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और उस लॉ में कहा गया कि ये कमीशन आएगा, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना प्लीज़, क्योंकि ये क्वेश्चन आया तो माइट भी जो है वो बेसिक में जाके पूछ ले आपसे। तो डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर, अच्छा ये क्यों बनाया जाता है? देखो, एक एमएलए होता है, एक एमपी होता है, ठीक। किसी एक क्षेत्र में मान लीजिए, जैसे जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, एक एमएलए है कोई, उसके पास में मान लो जो है 3 लाख लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी जगह जो है वो 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक तो इसकी अपनी भी सीमा है कि कितना जाके कितनों की बात सुन सकता है। दूसरा जो है ये सब जगह मतलब जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हो, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो, संसदीय क्षेत्र हो, उसमें बराबर प्रोपोर्शनेटली बराबर हो, मतलब सब में 3-3 लाख हो, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा उसी को करने के लिए, और एरिया वाइज और पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन ठीक से हो जाए, इसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाते हैं, ठीक। तो क्यों बता दिया, वाई भी बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, और अभी जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और ये इसकी आयोग के भैया हेड कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है ना। तो इसका एक मैंने ट्रिक भी बनाई है, पता नहीं पसंद, मतलब ये सुन पढ़ ना लें भाई साहब। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, कि आरपीडी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने जम्मू कश्मीर में डिस्को कर दिया, ठीक है, डांस कर दिया, ऐसे करके कुछ बनाया है। आरपीडी यानी कि रंजना प्रकाश देसाई ने जम्मू कश्मीर में डिस्को, याद हो जाएगा ऐसे, मुझे मालूम है इस टाइप का डिस्को किसको, यही सब ज़्यादा याद रहते हैं, ठीक। क्योंकि इसमें कुछ शरारत होती है, शरारत चीज़ें जो है वो ज़्यादा याद रहती है, नॉर्मल चीज़ें नहीं याद रहती। पता नहीं ऐसा कुछ ह्यूमन बिहेवियर होता है, हम लोग का बिहेवियर ये होता है कि हम लोग को हमेशा एक्सट्रीम्स की चीज़ें याद रहती हैं, या हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए हों या बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो, बीच की जो ज़िंदगी जो होती है ना, वो जो है मेमोरी लॉस में जाती है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि पहला ये फाइनल डिलिमिटेशन ऑर्डर आ गया है। 90 असेंबली विधानसभाएं होंगी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होंगे 90, जिसमें से जम्मू रीजन में 43 सीट्स हैं, 43, और कश्मीर रीजन में आपका 47 होंगी, ठीक। तो ये बाकी एक्ट जो जम्मू कश्मीर अभी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का था, और डिलिमिटेशन कमीशन उसके जरिए बताया, सेक्शन नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। 9 सीटें जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व करी गई हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो जम्मू में रीजन में, और 3 जो है वो कश्मीर रीजन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर अभी स्टेट नहीं बना, ध्यान रखना, जम्मू एंड कश्मीर फिर भी ये यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर रहेगा, ठीक। तो मतलब ये नहीं कि स्टेट बन गया है, जैसा कि दिल्ली है, पुदुचेरी है, वैसे, ठीक। और 5 जो है संसदीय क्षेत्र होंगे यहाँ पर,
और इन सभी 5 संसदीय क्षेत्र में 5 × 18 90, ठीक है। तो हर में 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहेंगी। कुछ असेंबलीज का जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नाम भी चेंज किया है, क्योंकि जो स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि थे उनकी मांग पर, ठीक। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है अभी 2011 के सेंसस पे किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वहाँ पे आप लोग से देखो, अब आपने पूरा पढ़ लिया लेकिन इस पे ध्यान नहीं दिया। वो क्या करेगा, 2001 2011, ठीक। ये दो में ही आपको, अब वहाँ पे मान लीजिए और वो दे दे 1991 दे दे, 1976 जो 71 दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होगा वो उसको इन दो में, अगर उसने ये चीज नहीं पढ़ी स्पेसिफिकली, ध्यान नहीं दिया पढ़ते समय, तो उसको पता होगा कि ये दो में से कोई एक ऑप्शन है। तो ये जो दो में से एक ऑप्शन आपको लग रहा है कि एक कोई है आंसर, इनको सेकेंड रीडिंग में जरूर करना आप लोग, ठीक है ना। ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है। तो डिलिमिटेशन कमीशन पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन सही से हो जाए, और लोकसभा और असेंबली जो एमएलए वाली असेंबली होती है उसके लिए बनाया गया है। अगला टॉपिक है भाई साहब शिगेला। शिगेला क्या है कि अभी कसारगोड जो केरला में जगह है, वहाँ पे चिकन शॉर्मा खाने लोग गए थे, और उसमें से एक बच्ची की बेचारी की मौत भी हो गई। 30 लोग जो है उनको मतलब पॉइजन हो गए, और चिकन शॉर्मा कुछ गंदा था, कॉन्टेमिनेटेड था। अच्छा, ये जो शिगेला है ये एक तरीके का बैक्टीरिया है, और ये एंटेरोबैक्टर फैमिली का है, मतलब हमारी आंत के अंदर ही रहता है ये, और सभी जो है डिजीज नहीं करते हैं, ठीक है ना। कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन जो डिजीज करते हैं वो फिर डायरिया, स्टमक पेन, फीवर कर देंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं भाई साहब शिगेला बैक्टीरिया भी। शिगेला सोनाई, शिगेला फ्लेक्सनेरी, बॉयडी और डिजेंटरी। ये जो पेचिस वाला है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक। डिजेंट्री मतलब पेचिस ही होता है, मतलब थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब सा लग सकता है, बट दिस इज द वर्ड, ओके। तो शिगेलोसिस की वजह, एक कॉमन, वेरी कॉमन, बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है इन्फेक्शन, फूड और वाटर बॉर्न से होता है। किसी को मतलब ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है किसी को मतलब हो भी सकता है। और फ्रूट आप लोग धुल के ना खाओ, वेजिटेबल धुल के ना खाओ, तो ये हो जाता है शिगेलोसिस, ठीक है। तो ध्यान रखना। और इस तरीके के आउटसाइड जाके जो है ज़्यादा जो है होता है ना कि अरे यही खाना है, वो बाहर की सड़ी गली चीज़ें मत खाओ, घर पे बना लो, ज़्यादा अच्छा है, ठीक। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। अब देखो, आप लोगों को पता है कि पैडी धान की बुआई क्या होती है, ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम से होती है। उसमें क्या होता है कि वो हमारे यहाँ जैसे गांव में बोलते हैं कि लैया बोनी है, लैया, ठीक है ना। लैया मतलब वो धान का छोटा पौधा एक जगह नर्सरी में पहले बिल्कुल जो है हाई डेंसिटी से उगाया जाता है, फिर उसको वहाँ से उखाड़ कर फिर कई सारी लेबल लगती है, फिर वो जो है यहाँ लगाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके लगाएगी। यहाँ तो बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें लेबर लगेगी, इसमें फिर ये पानी भरना पड़ता है। पहले यहाँ पे पानी तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है, फिर पानी इसमें पूरा भरेंगे, फिर उसमें नीचे काई जमाने के लिए मचेटी लगाई जाती है। मतलब मैं तो खेती जानता हूँ काफ़ी, तो इसलिए मुझे पता है ऐसा मचेटी होती है, उससे काई जम जाती है तो पानी नीचे जाता नहीं है, ठीक। और पानी नहीं नीचे आता तो एक लेयर भी जम जाती है नीचे, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है, समझ रहे हो। तो ये कई सारी जो है खामियां होती हैं पैडी को जो है ट्रांसप्लांटेशन सिस्टम के जरिए, मतलब ये इस तरीके से लगाने वाले सिस्टम के जरिए जो है होती। तो इसका एक उपाय ढूंढा गया है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। तो इसमें क्या होता है कि सीधे सीधे बीज की बुआई कर दो धान की भाई साहब, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए सॉइल किस प्रकार की होनी चाहिए ये ध्यान देना जरूरी है। और ये अभी कहाँ न्यूज़ में है ये पहले से मतलब पंजाब सरकार ने कहा है कि भाई साहब चावल की सीधी सीडिंग करो, बुआई करो, बीज लगा के 1500 रुपये प्रति एकड़ देंगे पानी बचाने के लिए, जो है काफ़ी बढ़िया है। अब देखो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। एक तो क्या होगा भाई साहब कि जो है एक वाटर रिचार्ज हो सकेगा, पानी बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये टेक्निक से 15 से 20% तक पानी कम लगता है। बस इसमें ये जरूरी चीज़ है कि इसमें जो है आपका गुड सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए, तारवतर DSR इसको बोलते हैं, और लाइट टेक्सचर वाली सॉइल नहीं होनी चाहिए, बलुअर सॉइल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आयरन की कमी होती है, और उसमें वीड यानी कि वीड वाला वीड नहीं, उस वीड यानी खरपतवार जो होता है, अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत आ जाते हैं। प्री सोइंग और ड्राई फील्ड में तो बिल्कुल नहीं करना भैया, ऐसे ही सड़ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो पानी बचेगा, हार्ड क्रस्ट नहीं होगा, और वाटर रिचार्ज, भूजल भी रिचार्ज हो जाएगा। अच्छा, ये वाला जो धान है ये 7-10 दिन पहले ही परिपक्व ये हो जाता है, मैच्योर भी हो जाता है, ठीक, ट्रांसप्लांटेशन में के कंपैरिजन में अगर देखें तो। और साथ ही साथ तो अब जल्दी हो जाएगा, तो भाई साहब जो पैडी स्ट्रॉ होती है उसको भी मैनेज हम लोग कर सकते हैं। तो भूसी जिसे कहते हैं, भूसी को भी हम जो है आसानी से भूसे के प्रबंधन के लिए अधिक समय देता है, तो ये भी अच्छी बात है, ठीक। तो लेबर की भाई साहब शॉर्टेज
की कमी जो रहती है वो भी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब देखो इस तरीके से आप, अच्छा इसमें मैंने पिक्चर लगाया ही नहीं, तो उसमें क्या है कि आप मशीन के जरिए इसको कर सकते हो। आप 30 दिन की जो है टाइम जो पहले पैडी नर्सरी में लगाना पड़ता वो भी नहीं होगा। बस कंसर्न सिर्फ यही है कि भाई साहब गीली मिट्टी मतलब सूखी मिट्टी में मत डालना, और सॉइल का टेक्सचर जो है लाइट नहीं होना चाहिए। ठीक, सैंडी लोम रेतीली डोमट डोमट होनी चाहिए, मिट्टी डोमट गाढ़ डोमट होनी चाहिए। लेकिन बलुअर डोमट और रेतीली बिल्कुल यही है तो नहीं भाई साहब, इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें आयरन और वीड ज़्यादा जो है उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, और किसी ऐसे खेत में जहाँ पर राइस के अलावा किसी और क्रॉप की भी खेती होती हो, जैसे कि कॉटन, मेज, शुगर केन, वहाँ पे भी इसको नहीं बोना चाहिए। बस ये थोड़ा सा जो है देखने वाली चीज़ है। और वैसे भी जो सूटेबल सॉइल है वो पंजाब के टोटल 80% में अवेलेबल है। ठीक, तो ठीक है, हो जाएगा, बढ़िया है। अगला टॉपिक है भाई साहब इंडिया फ्रांस रिलेशन, जो है वही बातें हो रही हैं। मैक्रोन और फिर से जीत के आ गए हैं, मोदी जी अपना बातें कर रहे हैं। स्ट्रेटजिक जो है हम अपनी जो रिलेशनशिप है उसको और बढ़िया करेंगे। जो ग्लोबल इश्यूज हैं, यूक्रेन वॉर है, इंडो पैसिफिक रीजन है, आतंकवाद है, इस पे जो है मिलकर सामना करेंगे दोनों लोग जो है। और 3 नेशन टूर अभी जो करके आए हैं मोदी जी, उसका फाइनल फ्रांस में गए, इससे पहले डेनमार्क में गए थे। उससे पहले बताइए कौन सी सबसे पहले कंट्री में गए थे? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है लगातार। ठीक, और उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स की भी भाई मोबिलिटी होनी चाहिए, ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, स्किल्ड वर्कर आने जाना चाहिए। फार्म इनिशिएटिव, ठीक है ना, फार्म इनिशिएटिव क्या है भाई साहब? ये फ्रांस के द्वारा फार्म ऐसे करके इनिशिएटिव फ्रांस के द्वारा जो है चालू किया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर रेजिलियंस मिशन। इसमें क्या है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है ऐसे जगहों पर जो मतलब गरीब क्षेत्र रीजन है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर। तो इसमें बिल्कुल सच बात है, इंडिया की जरूरत तो पड़ेगी। इंडिया भाई साहब दुनिया को खाना दे रहा है इस समय। इंडिया की सॉफ्ट पावर इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना इस समय, जो सॉफ्ट पावर देखो, मैंने कई बार इसको आपको करंट अफेयर पढ़ाता हूँ, और ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक, यूपीपीसीएस के शायद मेंस में पूछा गया था। तो बिल्कुल ध्यान से जो देखेगा वही जो है छलांग मारेगा लंबी। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर फार्म बस ये है कि फ्रांस के द्वारा चालू किया गया है, फूड सिक्योरिटी संबंधित है गरीब और विकासशील देशों में। अगला टॉपिक है कि यूएन। अब देखो यूनाइटेड नेशन की कई सारी जो है एजेंसियां, उसमें से एक एजेंसी है आपकी जो है फूड सिक्योरिटी को और पॉवर्टी को कम करने के लिए, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, खाद्य सुरक्षा को इंश्योर करने के लिए जो है वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यूएन और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चालू किया था। ठीक, और अभी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, क्योंकि भाई हंगर को मिटाना है, इसको खाद्य सुरक्षा को इंश्योर करना है, पॉवर्टी खत्म करना है, तो उसमें क्या है कि ये प्रोग्राम कैसा चलाता सब रहता है, लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो अब ये कह रहा है कि हम भारत से बात कर रहे हैं कि भैया गेहूं दे दो, गेहूं दे दो, तो दुनिया में जो है जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, फूड सिक्योरिटी चैलेंज, उसको हम कम कर सकें, दुनिया में जो है खाद्य सुरक्षा को मजबूत करें। ठीक, हमारा प्रोडक्शन पिछले साल काफ़ी अच्छा हुआ था, 109.56 मिलियन टन हुआ था 2020-21 में। और ग्लोबल रिपोर्ट अभी निकाली है 2022 वाली फूड क्राइसिस के ऊपर, किसने निकाली है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने निकाली। तो मान लो पूछ ले, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ये रिपोर्ट किसने निकाली है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने निकाली है। इसमें यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस जो है उन्होंने बोला है कि यूक्रेन जो है ये वॉर जो चल रहा है ये 3 डायमेंशनल जो है क्राइसिस ला रहा है। खाद्य से संबंधित क्राइसिस है, एनर्जी, भाई क्रूड ऑयल ये सब देखो कितना महंगा हो रहा है, और वित्तीय जो है सुरक्षा, इन तीनों का ही जो है क्राइसिस आ रहा है। और ज़्यादातर ये किसके ऊपर जो है, जो ऑलरेडी खतरे में है, गरीब कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, उनको जो है ज़्यादा छेड़ रहा है। ठीक, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है फूड असिस्टेंस ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस की, और ये दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंगर और एड्रेस करता है, प्रमोट करता है। फूड सिक्योरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट करेंगे आप लोग। 1963 में इसको चालू किया था फाओ, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मिलकर। ठीक, नैनी माइन। नैनी माइन क्या है भाई साहब? ओडिशा में जो है एक डिस्ट्रिक्ट है छेंदीपड़ा तहसील, तो वहां पे जो है माइन करना है कोयला। ठीक,
तो अभी जो यूनियन कोल मिनिस्ट्री है उसने कहा है फॉरेस्ट डिवीजन से उड़ीसा के कि भाई साहब जल्दी से फॉरेस्ट क्लेंस दो यार, ये जो पेड़ वेड़ खड़े हैं इनको काटो, कटवाने का ऑर्डर दो जल्दी से। ये सिग्नली कोयलीज कंपनी जो है ये काटेगी पेड़, कटवाएगी और तुरंत जो है हम कोयला उसमें निकालेंगे। एनवायरमेंट जाए यार, कहीं पे भी जाना है, ठीक, हम कहीं और पेड़ वेड़ लगा देंगे, घर में लगा देंगे, ठीक। तो ये अभी ये कह रहे हैं कि भैया एंगुल डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा के माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग होनी है। ओपन कास्ट मतलब समझते हो, ये मतलब ऊपर से ही बस खोदा और निकाल ले रहे हैं, ठीक, कोई कोई सुरंग उरंग नहीं खोदनी पड़ती। तो ओपन कास्ट कोल माइनिंग है ये, वो चालू करें यार हम लोग, ठीक। तो ये चीज़ है। और ये सिंगरेनी कोयलरीज जिसमें कोयला निकालेगी कंपनी लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तेलंगाना का है, लेकिन ये खुदाई, ये माइनिंग कहाँ करेंगे भाई साहब? उड़ीसा में, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। बाकी कितना एरिया है कुछ, अच्छा रिजर्व फॉरेस्ट है ये सब। रिजर्व फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जो है प्रोटेक्शन होती है आपका पेड़ों और फॉरेस्ट की, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट जो होता है उससे भी ज़्यादा, नेशनल पार्क से भी ज़्यादा। और ये रिजर्व फॉरेस्ट उन्हीं को कहा जाता है जो गवर्नमेंट के अभिलेखों में जो लैंड होती है, ठीक, उसको बोला जाता है। खैर, तो उसको काटने का ऑर्डर यहाँ दिया जा रहा है। और ये महानदी के जो है वैली में पाया जाता है ये एरिया। और छेदीपाड़ा रिजर्व फॉरेस्ट है ये, ठीक है, उड़ीसा में है। ध्यान रखना, नैनी माइन, ठीक। अगला जो टॉपिक है भाई साहब, जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटी एंड गवर्नेंस हेल्थ इश्यूज संबंधित। देखिए कोविड-19 की डेथ, ये हम लोग ने अब कल भी पढ़ा थोड़ा बहुत, आपको बताया था। WHO ने अभी बताया है कि भाई साहब हिंदुस्तान में जो उन्होंने ऑफिशियली बताई थी कि 4.8 लाख जो है डेथ हुई हैं, अगर मई तक का जोड़ेंगे तो 5,20,20,000 जो है डेथ हुई हैं। ये इन्होंने ढंग ठीक से बताया नहीं है। एक्चुअली में यहाँ पर जो है 47 लाख डेथ हुई है, यानी कि 10 टाइम्स WHO ने बताया है कि कोविड से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो है डेथ हुई है भारत में 2020 और 21 में। इस पे भाई साहब तुरंत जो इंडियन गवर्नमेंट है वो गुस्सा गई। उसने कहा कि ऐसा है, तुम्हारी पद्धति पर आपत्ति है हमको, तुम मेथोडोलॉजी बेकार यूज करते हो यार, तुम पढ़े लिखे हो नहीं, और तुमको यहाँ पे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, मिड डे मील भी लेना साथ में फ्री में। तो इन्होंने यहाँ पर ये बताया है कि अच्छा पूरी दुनिया में भाई साहब 1.5 करोड़ मौतें हुई हैं, जिसमें 47 लाख यानी कि 30% तो भारत में हुई है, ऐसा WHO ने भी बोला है। और इनकी लिस्ट अगर आप देखोगे तो बड़ी हैरानी होगी आपको। जो वर्क फ्रॉम होम जो करा रहा है अभी कोरोना को चाइना, ठीक, पूरी दुनिया में वायरस घूम के वर्क फ्रॉम होम कर रहा है चाइना में, तो अब उनका कहीं नाम ही नहीं है। अरे ये क्या हो गया भाई साहब, ये पूरा नाच गया, अरे रुको, उनका कहीं नाम ही नहीं है, धीरे से समझो, ठीक। तो यहाँ पे देखो इंडिया सबसे ज़्यादा बताया कि डेथ हुई है, फिर रशिया, इंडोनेशिया, वेयर इज चाइना यार, है ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। चाइना WHO, अब क्या बताया जाए, चलो छोड़ो। जो है यहाँ पर मेट्रोलॉजी उन्होंने बता दिया बेकार है। तो यहाँ पर देखो कई सारे ऑडियो लेक्चर 2022 के जो प्रीलिम्स पास आते आ रहे हैं, ऑडियो लेक्चर में दे रहा हूँ, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, ठीक। कोई भी डाउट और लोग है पूछते चलो, ताकि जो है प्रीलिम्स के चाहे UPSC का हो चाहे UPPCS का हो, वो आपका बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ उसमें जाके आप लोग वहाँ पर अटेम्प्ट करो। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।